जोरावर लोग थे, जो भी थे, जहाँ से भी आए थे। 6 दिन मुझे मेहमान बनाया। एक टोटल झूठ और फैब्रिकेटेड है। मैं घर पे ही मौजूद था 15 दिन से, घर पे कोई ऐसी बात है ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, जस्टिस याया अफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस नामजद क्यों किया गया है? आज एक बहुत बड़ी सियासी जमात के एक मरकजी रहनुमा की जानिब से वजह बताते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। इसके साथ साथ इसकी एक वजह हम आप लोगों को बताएंगे। मुमकिन है एक बहुत बड़े मकसद के वसूल के खातिर इनको बतौर चीफ जस्टिस नामजद किया गया हो। आज के प्रोग्राम में इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नए नामजद चीफ जस्टिस से याया अफरीदी की आज सुप्रीम कोर्ट में 2 बड़ी अहम मुलाकातें हो चुकी हैं। उन मुलाकातों में क्या कुछ हुआ है, आज के प्रोग्राम में इसकी तफसीलात भी आपके सामने हम रखेंगे। इसके अलावा नाजरीन, आज जो बाजोड़ से रुकन कौमी असम्बली जो मुंतखब हो चुके हैं मुबारक ज़ेब, उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके खिलाफ सोशल मीडिया में जो इस वक्त बाकायदा उनका ट्रायल हो रहा था, उस मामले को लेकर आज उन्होंने सोशल मीडिया में बाकायदा अपना एक मौक़िफ़ आज वो वाज़े कर चुके हैं, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया में जो ट्रायल करने का तरीका था वो बुरी तरह आज एक्सपोज हो चुका है। और नाजरीन, ये जो मुबारक ज़ेब है ये वही है जो शहीद रेहान ज़ेब के भाई है। तो आज के प्रोग्राम में इसकी तफसीलात कुछ है वो भी आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, नए बाकायदा नामजद होने वाले चीफ जस्टिस याया अफरीदी की मुलाकातों का सिलसिला भी इस वक्त जारी है और आज भी उनकी अहम मुलाकात हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। और इस मुलाकात की तफसीलात कुछ यूँ है कि ज़राए का ये दावा है, बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ एक उनकी मुलाकात हो चुकी है और इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ भी उनकी एक मुलाकात हो चुकी है। और ये सब कुछ आप लोगों को मालूम है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है बाकायदा पार्लिमानी कमेटी की जानिब से जो नाम नामजद किया गया है वो याया अफरीदी हैं, जिनका नाम निकला है और खुशकिस्मत है जो चीफ जस्टिस के ओहदे के तौर पर जो है बाकायदा अब तो बाकायदा वो तैनात हो चुके हैं। और जो काजी फायज ईसा साहब हैं उनकी रिटायरमेंट से 2 रोज़ कबल जो हैं वो बाकायदा अपने कोर्ट रूम नंबर 1 में अपनी कुर्सी पर बाकायदा वो विराजमान हो गए। तो आज एक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जो हैं उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने अब से कुछ देर पहले एक निजी टीवी चैनल में बाकायदा बैठकर उन्होंने ये दावा किया है, उन्होंने वजह बताई है कि आखिरकार जस्टिस याया अफरीदी को ही क्यों बनाया गया है बतौर चीफ जस्टिस। उन्होंने वजह बताते हुए ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा जो ग्रुपिंग थी, इससे पहले भी और अभी भी जो ग्रुपिंग का सिलसिला जारी है और जस्टिस याया अफरीदी वो जज थे जो किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं थे, इसी वजह से इनको बनाया गया है। अब उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं उनकी जानिब से कहा गया कि अगर ग्रुपिंग की वजह से किसी जज को टारगेट किया जाता है और फिर किसी और को तैनात किया जाता है तो ये फिर अदले के निज़ाम में एक मुदाखलत के मुतरादिफ होगी। और उन्होंने ये कहा है। अब ये अजीब किस्म का एक दावा है कि ये ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं थे, इस तरह की बात करना मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है, बल्कि आप उसकी काबिलियत को बुनियाद बनाकर बतौर चीफ जस्टिस बाकायदा तैनात करना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो यकीनन पार्लियामेंट ने किया है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इंतहाई जल्दबाजी में और उन्होंने जिस तरीके से बाकायदा इसको मुमकिन बनाया है 26वीं आईनी तरमीम को, ये अफसोसनाक है क्योंकि उन्होंने तादाद को पूरी करने के लिए आप लोगों को मालूम है कि कई सेनेटर्स को उठाया गया, लापता किया गया और फिर वोटिंग के दिन उनको लेकर आए। और आप लोगों को मालूम है कि बलूचिस्तान से जो बाकायदा सेनेटर्स को उठाया गया था, बाद में उन्होंने बाकायदा पार्लियामेंट के बाहर ही उन्होंने मीडिया से टॉक किया, उन्होंने गुफ्तगू की और बाकायदा वहाँ उन्होंने बता दिया। हाँ, जो हाकिम है उनकी चलती है, उनके फैसले चलते हैं, वो फैसले करवाते हैं और अमल भी करवाते हैं। सब चीज़ें जोरावर लोग थे, जो भी थे, जहाँ से भी आए थे। 6 दिन मुझे मेहमान बनाया। वो मच्छरों के काटने से एक पहले मैं डायलिसिस का मरीज़ हूँ, 2 दफ़ा डायलिसिस भी करवाया, ले गए थे अस्पताल। उसके बाद मच्छरों के अंदर से मलेरिया हो गया और इस मलेरिया के अंदर फिर ले गए अस्पताल। ये उनका अखलाक था, बरन जो भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे घर छोड़ो, मैं भाग तो नहीं जा रहा हूँ पाकिस्तान से।
मैं नहीं 4 दिन बेमान हो, 2 दिन हमारा भी खाना खाओ पिलाना दिन खाए, ये इस किस्म की बातें रही। आपका मोबाइल फोन और जो टीवी अखबार तक एक्सेस, सोशल मीडिया तक एक्सेस सब कुछ बंद किया। ये तो शुरू से ले लिए, जेब से निकाल लिए। पहले आधे घंटे नहीं 15 मिनट में भी ले लिए वो। बाद में वही सेनेटर जो है मुकर कर अपना उस बयान से भी उन्होंने पीछे हट कहा कि मुझसे जबरदस्ती वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी। पार्टी के सरबराह ने और उनके कारकुनों ने, जो MP हैं, कुछ 2-3 MP और इन सब ने ले जाके सेनेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जबरदस्ती करवाई उनसे, और वो टोटल फैब्रिकेटेड झूठ और उस पर मबनी है। और ये जबरदस्ती के अल्फाज थे जो आगे लिखे हुए थे कि भाई मुझे घर से उठाया गया या क्या किया, और ये सारे मच्छर ये सब कुछ उन्होंने लिख के आगे मुझे रखे हुए थे, वो मैं पढ़ रहा था। तो ये एक टोटल झूठ और फैब्रिकेटेड है। मैं घर पे ही मौजूद था 15 दिन से, घर पे कोई ऐसा बात है ही नहीं जो ये कहलवाई गई है मुझसे। इस तरह कई सेनेटर्स के ऊपर प्रेशर डाला गया, कई MNAs जो है मुख्तलिफ पार्टियों के, बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के, वो छुप के रहे, कुछ KP में, कुछ पंजाब में, कुछ तो अभी बाकायदा तहरीक इंसाफ के अंदर भी मुतनाज़ा बन चुके हैं जो काफ़ी अरसे से पार्टी के साथ राबिते में नहीं थे। तो यूँ ज़बरदस्ती पकड़ दकड़ के साथ जो जिस तरह तादाद पूरी करके 2/3 मेजॉरिटी के साथ इसको पास करने की जो कोशिश की गई, एक तो इससे सवालात उठने लगे, और इससे आईनी 26वीं आईनी तरमीम के जो नियत थे करवाने वालों की, उस पर शक इसी से ही पैदा हो गया कि ज़बरदस्ती लोगों को उठाया गया, ज़बरदस्ती वोट कास्ट करवाए गए। जिस तरह आप लोगों ने नए चीफ जस्टिस को आप लोगों ने नामज़द किया है, वो भी एक अफसोसनाक अमल है। ना तो उस अमल का हिस्सा अपोजिशन बन गई है, तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद भी नहीं बन गई, और आप लोगों ने अपनी मर्जी से जिस बंदे को चुनना था, आप लोगों ने वही बंदे को ही चुना जो हुकूमत की पहली चाहत थी, जिस हवाले से खबरें वायरल हो गई थी पहले ही कि हुकूमत इस शख्स को चीफ जस्टिस बनाना चाह रही है, उसी शख्स को आप लोगों ने बनाया। तो इससे शुकूक शुबहात, और फिर सुप्रीम कोर्ट में अदल के निज़ाम के ऊपर जो हैं बहुत सी आवाज़ें उठने लग रही है। तो इससे नुकसान पाकिस्तान की अदालत को ही होगा, और जिस नंबर पर पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया है, मुमकिन है इससे मज़ीद नीचे जा सकती है। अच्छा नाज़रीन, एक वजह हम आप लोगों को बताएंगे कि जस्टिस याया अफरीदी को आखिरकार क्यों बनाया होगा। मेरी ज़ाती राय और मेरा ये तज़्ज़िया है कि याया अफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस नामज़द करने की एक वजह ये भी हो सकती है कि KP के अंदर जो है अभी आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं बुनियादी हुकूक के मामलात को लेकर, कि वहाँ जो उठने वाली आवाज़ों को ये बाकायदा बावर करवाए जाएँ। देखें, हमने बतौर चीफ जस्टिस आपके बंदे को ही अपॉइंट किया गया है। अब बतौर चीफ जस्टिस जो बंदा है वो आप लोगों का ही है, इंसाफ फराहम करना इनका काम है, तो हमारे ऊपर ब्लेम न किया जाए। मुमकिन है इस वजह से इनको आगे किए होंगे। जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फाइज जैसा जब तैनात हुआ तो बताया गया कि यह तो बलूचिस्तान की ही है, ये सोच के साथ इनको बाकायदा इतने बड़े मनसब पर फाइज किया गया होगा, मुमकिन है, मेरी राय है। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को जब तैनात किया गया तो हुआ ये कि उनके बतौर चीफ जस्टिस बनने के बाद जो हैं बलूचिस्तान की तमाम खवातीन ने उसमें मेजोरिटी पर जो हैं बाकायदा महारंग बलोच के क़यादत में मूव करके वो इस्लामाबाद पहुंच गए। उन्होंने प्रेस क्लब के सामने बाकायदा डेरे डाले और वहाँ सलाह पे एहतजाज रहे कई दिन, और उन कई दिनों में उन्होंने जो मुतालबात सामने रखे तो उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। आखिर वो बड़े मायूस होकर इस्लामाबाद से वापस रवाना हो गए। तो ये टेस्ट जो केस था वो फेल हो गया, क्योंकि महारंग बलोच ने दोबारा बलूचिस्तान में जाकर ये बाकायदा उन्होंने बड़े बड़े इज्तिमात से खिताब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद आपके हक में नहीं है, इस्लामाबाद से आपके हक में कोई भी फैसला नहीं आ सकता है, वो आपके लिए दर्द दिल नहीं रखता है इस्लामाबाद। तो यूँ उन्होंने बाकायदा खुल कर लोगों के सामने जिक्र किया, जिससे नफरतों में इजाफा हो गया। हम वहाँ गए, हमने उसकी अदलिया से कहा कि तुम बाइख्तियार हो। हम गए थे ना, हम गए थे, हमारे पास 80 साल की बूढ़ी औरतें थे, हम पाकिस्तान के पास गए थे कि भाई हमारे बंदों को अपनी अदालतों में पेश करो, अपनी अदालतों को इज्जत दो। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, उसने अपनी तमाम मशीनरी लगा दी कि वो नफरतें फैलाए। हमने उस नफरत को जज्ब किया। आज हम आपको बता रहे हैं कि क्या नफरत की है इस्लामाबाद ने हमसे। तो ये मसले का हल नहीं है, बल्कि इंसाफ फराहम करना, अदल से काम चलाना और वहाँ के लोगों के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखना, यही तरीक़ाकार है जिससे आप उनको एक मुहिब वतन पाकिस्तानी बना के रख सकते हैं। अच्छा, तीसरी बड़ी खबर ये है कि नाज़रीन, रेहान ज़ेब वो थे, एक मुखलिस ईमानदार किस्म के जो हैं इमरान खान के वो सिपाही थे,
और कारकुन थे तहरीक इंसाफ के, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। उनको बेदर्दी से वहाँ शहीद किया गया ज़ालिमों की जानिब से, और उनको शहीद करने के बाद जो है उनके बाजुड़ के लोगों ने उनके भाई को आगे किया। उनका नाम मुबारक ज़ेब है, और मुबारक ज़ेब पे ने गुज़िश्ता रोज़ आप लोगों को मालूम होगा कि 20वीं आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत का साथ दिया और वोट उन्होंने हुकूमत को दे दिया है और आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसे उनका छतरोल किया जा रहा था मुबारक ज़ेब का, जिससे कि वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीता हो और तहरीक इंसाफ से उन्होंने बेवफ़ाई की होगी। अब इस तरह उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, जैसे कि तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़कर तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने बेवफाई की है। अब उसके बाद मुबारक ज़ेब के खिलाफ होने वाले इस मीडिया ट्रायल के बाद, सोशल मीडिया ट्रायल के बाद जो है वो बड़े अफसरदा हो गए, और उन्होंने आखिरकार पेशावर में उन्होंने बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आज अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके हैं। उन्होंने बहुत सी चीज़ों से बाकायदा पर्दा भी आज वो उठा चुके हैं। अच्छा, मुबारक ज़ेब ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए बाकायदा उन्होंने कहा है कि आज मैंने यकीनन आईनी तरमीम के मामले पर बाकायदा जो वोट मैंने कास्ट किया है, वो उस वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने कहा है कि यकीनन रेहान ज़ेब उनका जो भाई है, उसके रूह को यकीनन जो है वो सुकून मिला होगा। उन्होंने कहा कि मैंने बड़े सोच समझ के मैंने वफाकी हुकूमत का ये वोट कास्ट किया है, और मुबारक ज़ेब का ये भी कहना था कि मैंने वफाकी हुकूमत को वोट इसलिए कास्ट किया है कि उन्होंने बाजोड़ के लोगों के बुनियादी मसाइल के हल करने के लिए बाकायदा फंड्स के इजरा की यकीन दहानी करवाई है। और इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि बतौर मुशीर हुकूमत का मैंने मुतालबा किया था, उसको भी बाकायदा पूरा करने की यकीन-दहानी करवाई गई है। और शहीद रेहान ज़ेब के कातिलों की गिरफ्तारी पर वफाकी हुकूमत से बातचीत हुई है, इस पर भी पेशरफ्त करने के हवाले से उन्होंने यकीन-दहानी करवाई है कि उन्होंने कहा कि नंबर 1 तो मैं तहरीक इंसाफ के टिकट पर नहीं जीता हूँ, बल्कि बतौर आज़ाद कैंडिडेट मैं जीत चुका हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि कहा कि आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुझे अपनी पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी आज तक मुझे ऐड नहीं किया है, तो कैसे तहरीक इंसाफ मेरे ऊपर तनकीद कर सकती है? आज तक के पार्लिमानी पार्टी का जो ग्रुप है, उसमें कहा कि मुझे अभी तक ऐड नहीं किया गया है, और कहा कि पीटीआई का मेरे साथ सुतीली माँ जैसा सलूक रहा है आज तक। और उन्होंने कहा कि पीटीआई का जो रवैया है, वो अफ़सोसनाक था, और वफाकी हुकूमत ने हर दम हमारे साथ भरपूर ताउन किया है, और मैंने अपने इलाके का सोचकर बाकायदा मैंने ये फ़ैसला किया है। और ये कहा है कि अली मिर्ज़ा गंडापुर की जानिब से एक ख़राब गाड़ी मुझे दी गई थी, जो मुझसे वापस ली गई है। उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि न तो मैं तहरीक इंसाफ का कोई हिस्सा हूँ, न तो मैं किसी और पार्टी का हिस्सा हूँ। तो लिहाज़ा इस तरह ट्रायल जो है वो मुनासिब नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।